गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के बीच आए हैं कुछ जानकारी लेकर के, आप लोगों के लिए कुछ शेयर करने के लिए। हम लोग जो विचार किए थे और हम लोग मैसेज भी किए थे कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्विज लेकर के आएंगे। तो हम लोगों ने सोचा है कि सोमवार से जो कमिंग मंडे है उस दिन शाम के 7 बजे से हम अपने यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्विज के साथ लाइव होंगे। इसलिए आप लोग उसमें आइए और जुड़िए और हम लोग अपने जानकारी को साझा करेंगे ताकि हम लोग एक दूसरे के जानकारी को आगे बढ़ा पाएँ और जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें जो भी हम लोगों से मदद हो पाए, जो भी सहयोग हो पाए, जो भी नॉलेज शेयरिंग के द्वारा आपके नॉलेज को इन्हेंस कर पाएँ वो हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि सोमवार से जो शाम के 7 बजे लाइव होंगे ऑनलाइन क्विज के साथ, अभी अल्टरनेट होगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और उसके बाद देखा जाएगा। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा और आप लोगों का वैसा इच्छा होगा तो हम रोज़ भी लेके आएंगे, लेकिन सोचा क्या है पहले कि इस बार अल्टरनेट आए मंडे, फ्राइडे और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। और इस बीच में हमारे देश में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हो गई, राफेल हमारे देश में आ गए, बाघों की जनगणना हो गई, तो बहुत सारे अच्छी अच्छी घटनाएं भी हुई जो कि हमारे देश के लिए सकारात्मक है, जो कि पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने सोचा क्या कि क्यों ना इन सब बिंदुओं पे भी कुछ चर्चा कर लिया जाए। जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हाल ही में हुई और उसमें बहुत सारे नए आयाम को जोड़ा गया है, जिससे कि हमारे देश के शिक्षा को सर्वांगीण विकास करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ को उसमें ऐड किया गया है। और जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है तो देश आज़ाद होने के बाद जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहली शिक्षा नीति जो लाया गया था वो 1968 में लाया गया था, 1968 में। इंदिरा गांधी उसमें देश की प्रधानमंत्री थी, कोठारी कमीशन के द्वारा उसको लाया गया था और वहाँ पे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सबों के लिए शिक्षा, उस पर जो है जोर दिया गया था। पहली बात कि हम लोगों का जो एजुकेशन हो वो क्वालिटी हो, उसमें गुणवत्तापूर्ण हो, और जो एजुकेशन हो वो सबों के लिए हो, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 45 में भी है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा जो है उपलब्ध कराया जाए। तो उसी तरह से हमारे देश में 1968 में पहली शिक्षा नीति आई, उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के समय में जो शिक्षा नीति 1986 में आया तो उसमें जो है थोड़ा सा व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ दिया गया, कंप्यूटर को भी एजुकेशन के माध्यम में जोड़ा गया और पुस्तकालय की सुविधाओं को भी उसमें जोड़ा गया। तो कंप्यूटर और लाइब्रेरी के शिक्षा पे भी जोर दिया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सबों के लिए शिक्षा, ये तो अनिवार्य रहा ही 1986 में, लेकिन उसके बाद फिर जो है कंप्यूटर और लाइब्रेरी एजुकेशन को भी उसमें अहम रूप से जोड़ा गया। फिर 1992 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे तो उनके समय में भी संशोधन हुआ था कुछ, और उसके बाद फिर 2020 का शिक्षा नीति। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये हमारे 70 साल के इतिहास में, देश के आज़ाद होने के 70 साल के इतिहास में ये तीसरी शिक्षा नीति है जो कि 2020 में लाई गई है, जिसमें कि प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। शिक्षा के स्वरूप को थोड़ा बदला गया है, इसमें 5+3+3+4 के शिक्षा पे जोर दिया गया है कि पहला 5वीं तक का जो शिक्षा होगा वो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होंगे, फिर 6ठी से 8वीं तक की शिक्षा होंगे, फिर 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा होंगे और 12वीं में फिर बोर्ड का एग्जाम होना होगा। फिर उसके बाद 4 साल की शिक्षा डिग्री कोर्स के लिए होगा, जो कि आगे के शोध के लिए भी उसमें फायदेमंद होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी उसमें लाया गया है उसमें हायर एजुकेशन को फोकस किया गया है, क्योंकि अभी जैसा हमारे देश का डाटा है कि उसमें अभी जो हायर एजुकेशन है मात्र 27% लोग का पहुँच है, वहाँ पे 27% लोगों की पहुँच है। लेकिन 2035 तक इस बार की शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया है कि सन 2035 तक 50% लोगों का पहुँच
हायर एजुकेशन तक पहुंचा दिया जाए, कर दिया जाए। एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना का भी इसमें व्यवस्था किया गया है। और इसमें जो है निजी संस्थान, सरकारी संस्थान सबों में जो है स्कॉलरशिप की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की भी बात की गई है। और बहुत सारी बातें हैं, मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट की भी व्यवस्था है। क्योंकि देखा जाता था कि अगर पहले आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उसमें आपकी जो है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की शिक्षा हो गई है, किसी कारणवश आपने बीच में ड्रॉप किया, तो आपकी वो शिक्षा बेकार हो जाती थी, आपको फिर से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके करना होता था। उसमें आपका समय भी जाता था, पैसे की भी बर्बादी होती थी। लेकिन इस बार की शिक्षा में ये जो मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट है, इसमें क्या किया गया है कि अगर आप 2 साल की कोर्स करके बीच में आपने ड्रॉप किया है, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और फिर अगर आप वहाँ से कुछ दिन के बाद अगर फिर उसको कंटिन्यू करना चाहें, तो जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से फिर आप उसको कंटिन्यू करके अपने डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट की जो व्यवस्था इस बार की शिक्षा नीति में की गई है, ये इसमें इस बार बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी नटसेल में, संक्षेप में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपके बीच में रखेंगे। उसमें इस बार जैसे कि यूनेस्को ने 2008 में एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी बच्चा जो 8 वर्ष तक का होता है तो वो किसी भी भाषा को बहुत जल्दी से सीखता है। तो 2008 में जो ये रिपोर्ट जारी आया, तो उसमें कहा गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन अगर बच्चे को उसकी मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए, तो उसको सीखने की जो उसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्द और आसान तरीके से वो उस चीज़ को सीख सकता है। तो इसी के तर्ज पे प्राइमरी एजुकेशन को जो है मातृभाषा में और स्थानीय भाषा में देने का व्यवस्था किया गया है। और हमारे देश के जो जीडीपी हैं, अगर हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो इस बार इसमें एक जो उच्च शिक्षण आयोग भी बनेगा, तो उसमें यूजीसी वगैरह सारा का विलय हो जाएगा। और अभी लक्ष्य भी रखा जाएगा कि हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अभी जो हम लोग उसमें खर्च कर पाते हैं, अभी जो भारत सरकार उसमें खर्च करती है, अपने जीडीपी का 4.6% खर्च करती है, उसको 6% तक, अपने जीडीपी के 6% तक उस खर्च को आगे ले जाने का है कि उसको जो है 6% तक करेंगे हायर एजुकेशन में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ों को लाया गया है। और नीति तो हमेशा से अच्छी रही है, सबसे जो अहम बात होती है वो कार्यान्वयन की होती है। पॉलिसी कभी भी खराब नहीं रही है जब भी आई है, लेकिन इसका कार्यान्वयन कितना जल्दी और कितना सटीक तरीके से होती है, जो कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित हो, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्सपीडाइटली हो, तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इन सारी बातों को जो है अभी के शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। और वोकेशनल एजुकेशन को भी ऐड किया गया है कि वोकेशनल एजुकेशन के तहत जो है स्वरोजगार के लिए और स्किल डेवलपमेंट के तहत जो रोजगार परक शिक्षा होगी, लोगों को रोजगार पाने में दिक्कतें नहीं होगी, इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था की गई है। और हमारे देश के जितने भी रिमोट एरिया के क्षेत्र हैं, जो भी रिमोट एरिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ भी शिक्षा की पहुँचाने के लिए, वहाँ पे भी उसके लिए भी इनिशिएटिव लिया गया है इस शिक्षा नीति में। और हम लोग जो है अपने स्तर पे जो भी, जैसे कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे या उसके आगे भी रिसर्च एजुकेशन में भी अगर जाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था इसमें की गई है। तो अभी जो भारतीय शिक्षा नीति आई है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें एक अच्छे भारत का, एक नए भारत का निर्माण होगा। जैसा कि कहा भी जाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा। तो उसमें हम लोग इस शिक्षा नीति में ऐसा उम्मीद करते हैं कि इसके कार्यान्वयन से यहाँ के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और शिक्षा ऐसी हो जो कि मानवीय मूल्यों को बढ़ाने में मदद करे, मानवीय मूल्यों को पहचानने में मदद करे। क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पैसे कमाने के लिए नहीं होते हैं। शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए होता है। कि अगर हम ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए सीख जाएं अपने शिक्षा के माध्यम से, तो हम एक अपने समाज को एक नया स्वरूप दे सकते हैं, अपने देश को एक नया स्वरूप दे सकते हैं
और जो भारत विश्व गुरु रहा है उस विश्व गुरु को फिर हम लोग जो है आगे जीवंत रख सकते हैं। तो एक अच्छी शिक्षा से यही उम्मीद की जाती है। और इस शिक्षा में क्या है कि जो शिक्षक हैं उनको भी जो है उनके लिए भी ध्यान देने की बात है कि अच्छी शिक्षा को तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे जब हमारे यहाँ शिक्षक भी अच्छे होंगे, अच्छे क्वालिफाइड शिक्षक होंगे, अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होंगे। उनको भी जो है समाज में एक अच्छा सम्मान मिलना चाहिए, उनकी भी प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनकी स्किल जो है अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो वो अपने छात्र को दे पाएंगे तो उससे जो हमारे छात्र जो हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं और शिक्षक जो कि राष्ट्र के निर्माता हैं, तो वो राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान वहाँ पे अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो ये हमारे शिक्षा नीति की बात है। ऐसे बातें बहुत है, करने से तो अभी बहुत लंबी चलेगी, लेकिन थोड़ा कम समय में हम इसको यहीं पे कंक्लूड करना चाहेंगे। और दो बातें हैं, जैसे कि राफेल आ गया है इंडिया अपने फ्रांस से चलते हुए, तो वो भी भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की ताकत में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो राफेल आना भी भारत के लिए एक उपलब्धि माना जा रहा है। और अभी बाघों की जनगणना भी हुई है, तो जो कि पूरे देश में जो बाघों की गणना हुई है, तो पूरे वर्ल्ड में बाघों की जनसंख्या की दृष्टि से 2967 बाघ जो है अभी इंडिया में है। पूरे दुनिया के 70%, पूरे दुनिया के 70% बाघ की आबादी हमारे देश में है। और हमारे देश में बाघ की आबादी को बढ़ावा देने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके कंजर्वेशन के अवेयरनेस के लिए 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से कि बाघों की संख्या में वृद्धि होते चली गई। और अभी देखा जाए तो पूरे देश में 50 बाघ अभयारण्य हैं जहां की बाघों को संरक्षण मिल रहा है। और अभी हमारे देश के जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश जहां की सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या अभी है 526, दूसरे स्थान पर कर्नाटक 524, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। तो बाघों की जनगणना की दृष्टि से भी ये भारत के लिए समृद्धि की बात है कि हमारे यहाँ जो है, जो कि जीवन चक्र में, पोषण चक्र में सबसे ऊपर पे रहने वाला प्राणी है, उसकी 70% आबादी हमारे देश में है। तो दोस्तों, अभी हम अपनी बात को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आपको याद दिला देंगे फिर से कि सोमवार से शाम के 7 बजे हम लोग अपने आशीर्वाद परिवार के YouTube चैनल पे आ रहे हैं, जो कि लाइव क्विज होगा। और अभी हम लोग उसको अल्टरनेट करेंगे, फिर लाइकली टू भी रेगुलर उसको हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग जो है मंडे से शाम के 7 बजे YouTube चैनल पे आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।